नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला, ब्लॉक, विधानसभा, ग्राम सभा, सेक्टर, बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्षों तक और इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना में हमारे युवा लड़के हैं। आप हम सेवा समिति के जो आज सहयोग में यहाँ पर आए हुए हैं, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी, यहाँ के SHO साहब, कांस्टेबल, इसके साथ साथ पत्रकार भाई जो कल न्यूज़पेपर में आपको हमको रखने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी लोगों का पूरे पार्टी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि शुभ कार्य में आप लोग अपना योगदान दें। एक बार जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत करिए सभी लोग। लंबे समय से आप बैठे हुए हैं और मेरा कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। ये कार्यक्रम पूरा फरवरी और आधा मार्च तक चलने वाला है। अभी तक 17-18 मार्च तक हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है और लगातार करीब 10 दिन से लगातार हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है और उसके बावजूद कार्यक्रम पे कार्यक्रम किया जा रहा है, तो वो अलग की बात है। लेकिन आज जिस राजा के नाम पर हम सभी लोग उनका जयंती मना रहे हैं, ये प्रक्रिया लगभग निरंतर लंबे समय से चली आ रही है। राजा सुहेलदेव राजभर जी के संबंध में मैं जब भी यहाँ आया हूं तो कुछ न कुछ जरूर बताने का प्रयास किया हूं कि राजा सुहेलदेव राजभर जी कौन थे और राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती क्यों मनाई जा रही है और राजा सुहेलदेव राजभर जी ने क्या किया था। अभी पूर्व के वक्ताओं ने माननीय नेताजी के संबंध में आपको अवगत भी कराया। थोड़ी सी बात राजा सुहेलदेव राजभर जी के भी संबंध में बताने का प्रयास किया और पहले मैं जब आया था आपके यहाँ तो उस समय मैं बताया था। आज साथियों थोड़ी सी बात मैं और बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि अब इतिहास आपका खतरे में हो गया। कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। साथियों समय भी विपरीत हो रहा है, लगभग 4 बजने जा रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ठीक हूं। इसलिए जब भी मेरी आवाज बंद हो जाए तो जान लीजिएगा जब नहीं बोलने वाले, क्योंकि कल मैं कार्यक्रम में था जनपद मऊ कोपागंज में, वहां तो कार्यक्रम में कर नहीं पाया। लेकिन इसके पहले मोहम्मदाबाद विधानसभा मेरा कार्यक्रम चल रहा था। बोलते बोलते ही आई डोंट नो मुझे क्या हो गया, फिर लोगों ने गाड़ी में लादा लेकर के फिर आए घर, फिर ठीक हुआ, फिर सवेरे कार्यक्रम में। कल भी यही हुआ, इसी समय को कोपागंज में यही हो गया। मंच पे बैठे बैठे आई डोंट नो मुझे क्या हो गया। उसका फिर तुरंत लोगों ने, हमारे सहयोगियों ने, गनर साहब, PSO साहब, लोगों ने गाड़ी में लादा। जब लेके कार्यालय पहुंचे तो होश हमको आया और होने के बाद 10 मिनट के बाद फिर मैं ठीक हो गया। तो साथियों आज राजा सुहेलदेव राजभर जी के विषय में कुछ नई चीजें हम आपको देंगे कि राजा सुहेलदेव राजभर जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी में क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है। इतिहास को दोहराता है और हम जैसे नौजवान नहीं चाहते हैं कि इतिहास हमारा परिहास में बदल जाए। इस देश में 585 राजा हुआ करते थे और 585 राजा में अकेले 165 राजा नागवंशी भारतीय राजभर हुआ करता था, जिसका गौरवमय इतिहास रहा। मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ? मैं यहाँ 16 तारीख को ही आता हूँ। 16 तारीख को यहाँ कार्यक्रम तय था। उमेश राजभर यहीं पर लड़का होगा, उमेश राजभर, ग्राम सभा डुमरिया का। ये उमेश राजभर सामने आओ, जोरदार ताली बजा के इस लड़के का स्वागत करिए। इस बच्चे के द्वारा कार्यक्रम कराया गया था और मैं वही पर तय कर दिया था कि 16 तारीख को दुनिया के किसी कोने में रहूंगा, सहतवार के बलेउर गांव में राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। लेकिन साथियों कुछ स्थानीय समस्याएं रही, जिसके वजह से 16 तारीख को मैं कार्यक्रम में नहीं आ पाया, नहीं मेरे लिए कार्यक्रम ही नहीं तय हो पाया। और जब मुझे जानकारी यहाँ की परिस्थिति का हुआ तो मैंने अपने कार्यक्रम को पोस्टपोन करने से पहले मैंने बहुत चिंतन मंथन किया, बहुत विचार किया, क्योंकि पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं, पूरे देश में
राजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति जैसा मूर्ति पूरे देश में कहीं पर नहीं है, क्योंकि इस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। ये मूर्ति मुझे पता है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था, जब मैं पहली बार यहाँ बाबूजी के साथ आया था, तो उस समय पार्टी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे गुरुजी लाल राजभर जी। उनके साथ मैं आया तो बाबूजी ने हमको इस मूर्ति की विशेषता बताया कि ये मूर्ति को हम लोग 3 बार सीधे करने का प्रयास किया। 3 बार इस मूर्ति को 3 बार, ये मूर्ति करवट है, जिस प्रकार से काशी करवट है उसी प्रकार से ये मूर्ति अपने आप को बाएं साइड में करवट कर रखा है, और 3 बार लोगों ने प्रयास किया कि इसको सीधे कर दिया जाए। ये मूर्ति साथियों दिन भर में सीधा होता है, और जैसे ही रात खत्म होता है फिर सुबह मूर्ति अपने अवस्था में आ जाता है। जब बाबूजी ने हमको बताया राजा सुहेलदेव राजभर के इस मूर्ति के संबंध में, उस दिन मैं सोच लिया था कि वो दिन कब आएगा कि यहाँ पर विजय दिवस भी मनाऊंगा, यहाँ पर जयंती भी मनाऊंगा, मेरा यह सौभाग्य कब आएगा। और साथियों आप सबके आशीर्वाद और आशीर्वाद से आज मुझे ये सौभाग्य अनवरत कई सालों से मिलते चला आ रहा है। मैं आशीर्वाद हमेशा देता रहता हूँ और दुनिया के किसी कोने में रहता हूँ, राजा सुहेलदेव राजभर जी के बलेऊ गांव में लगी मूर्ति का स्मरण मैं जरूर करता हूँ। जिस भी मंच पे खड़ा रहता हूँ, चाहे जहाँ से बोलता हूँ, चाहे जिससे मेरी बात होती है, चाहे मैं टेबल टॉक करूँ, चाहे मंच से बोलूँ, हमेशा राजा सुहेलदेव राजभर जी को याद करके ही मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर जब इस देश में 585 राजा हुआ करते थे, 585 राजाओं का जो इतिहास रहता था, वह इतिहास सबको एक रस्सी में बांध कर, एक सूत्र में बांध करके, एक विचारधारा के साथ इस देश में संस्कृति और सभ्यता को बचाने का प्रयास किया जाता था कि इस देश की संस्कृति और सभ्यता बचे, इस देश में सभी लोग खुशहाल रहें। इस देश की जो 585 रियासतें हैं, उस रियासतों के अंदर आने वाले जो मानव जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसे लोगों को हम खुशहाल कैसे रखेंगे, पूरे देश की प्रजा कैसे अच्छे से रहेगी, हमारे भारतवर्ष की सीमाएं कैसे सुरक्षित होंगी, इन सारी चीजों को लेकर के पूरा देश साथियों खुशहाल चल रहा है। आज के समय में जिस प्रकार से बाहर से जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है यहाँ आतंक फैलाने के नियत से, तो उसको आतंकवादी कह दिया जाता है। उस दौरान जब राजतांत्रिक व्यवस्था हुआ करता था, तो राजतांत्रिक व्यवस्था में जब कोई विदेशी आक्रांता प्रवेश करता था, तो उसको विदेशी आक्रांता या विदेशी आक्रमणकारी के नाम से संबोधित किया जाता था। उसी दौरान साथियों 585 राजाओं के बीच में खरमंडल मचाने के लिए, इस देश को तहस नहस करने के लिए, इस देश को लूटने की नीयत से, इस देश की मां बहनों की इज्जत के साथ खेलने की नीयत से, यहाँ के नौजवानों को नस्ते नाबूद करने की नीयत से, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने की नीयत से जब विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद इस देश को तहस नहस कर देता है। जहाँ पर सभी राजा 585 राजाओं में जितने राजा रहते थे, जो पश्चिम से लेकर के पूर्व से लेकर के दक्षिण से लेकर उत्तर तक जितने राजा मिले, उसको सबको परास्त करता चला गया। और परास्त करते करते अपनी सेना की, अपनी जो फौज थी, उसकी जो सेना थी, उसकी संख्या बढ़ाते बढ़ाते साथियों 2.5 लाख लेके चला गया। और 2.5 लाख सेना लेकर के जब बहराइच के बॉर्डर पर पहुंचता है, जब बहराइच के सीमाओं पर पहुंचता है, बहराइच उसका मुख्य उद्देश्य इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत देश के बगल में साथियों नेपाल रहता है, और उस दौरान नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा जाता था। वो जानता था कि अगर नेपाल को मैं कब्जा कर लिया, नेपाल में हमारा शासन हो गया, तो डंके के चोट पर पूरे भारत को हम कब्जा कर लेंगे, और जिस दिन पूरे भारत को कब्जा कर लेंगे, पूरे विश्व पर हम कब्जा कर लेंगे। इस नियत से विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के दौरान जब राजाओं के मध्य युद्ध होता है, उस दौरान लाखों लाख महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं, लाखों लाख बच्चियों के साथ रेप होता है, लाखों लाख नौजवानों का सर कलम किया जाता है, और लाखों लाख लोगों को लेकर के व्यक्ति प्रवेश कर जाता है बहराइच। सबको अपनी दास्तान को स्वीकार कराता है, अपने नियम और कानून को स्वीकार कराता है, और कहता है कि तुम लोग मेरे साथ रहो, क्योंकि भारत में 1/3 राजाओं को उस व्यक्ति ने परास्त कर रखा था। साथियों, जैसे ही बहराइच प्रवेश करता है, बहराइच के बॉर्डर पर पहुंचते, सीमा पर पहुंचते ही अपने संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भेजता है, क्योंकि सबसे पहले वो व्यक्ति जो विदेशी आक्रांता हुआ करता था, सबसे पहले वो चुनौतीपूर्ण लेटर भेजता था, चुनौतीपूर्ण संदेश भेजता था कि अगर तुमको हमारी चुनौती स्वीकार है तब तो तुम मेरे साथ चले आओ, अगर नहीं स्वीकार है तो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। राजा सुहेलदेव राजभर जी को संदेश वाहक के माध्यम से चुनौती भरा पत्र भेजा जाता है कि राजा सुहेलदेव राजभर, हमको पता है कि तुम्हारी उम्र 18 साल है, मैं नहीं चाहता हूं कि पूरे देश में जिस
हुए, अपने प्रस्ताव को स्वीकार कराते हुए मैं आप सबको साथ लेकर के नेपाल जाना चाहता हूं। और नेपाल जाने के लिए यही तुम्हारा राजकिला दिखता है। जब तक इसको हम कब्जा नहीं करेंगे तब तक नेपाल नहीं जाएंगे, इसलिए तुम्हारा परास्त होना बहुत जरूरी है। राजा सुहेलदेव राजभर जी को 2 वार्निंग देता है, कहता है कि या तो तुम मेरे पास चले आओ अपने पूरी सेना के साथ, पूरे खजाने के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ मेरे साथ चले आओ, और नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। राजा सुहेलदेव राजभर जी को 12 दिन का अवसर प्राप्त होता है और 12 दिन का समय दिया जाता है। अब 12 में जब 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन बीतता है तो 7वें दिन राजा सुहेलदेव राजभर इर्द गिर्द के राजाओं को संदेश भेजते हैं अपने संदेश वाहक के माध्यम से कि जाके बताओ कि भारत देश की अस्मिता खतरे में है, भारत देश के लुट रहे माँ बहनों की इज्जत जिस व्यक्ति ने लूटने का प्रयास किया, जिसकी सेना लूटने का प्रयास किया, वो हमारे बहराइच के बॉर्डर पर चला आया है, सीमाओं पर खड़ा है, उसके मनोबल को तोड़ना बहुत जरूरी है। राजा सुहेलदेव राजभर जब उस व्यक्ति का नाम अपने पत्र में इंगित करते हैं तो जैसे ये पत्र विभिन्न राजाओं को जाता है, सारे के सारे राजा पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे वीर पराक्रमी, वीर की शब्द हम नहीं कह सकते, ऐसे पराक्रमी जिसने इस देश के 1/3 राजाओं को परास्त कर चुका, उसको हम कैसे युद्ध कर सकते हैं उस व्यक्ति से। अरे राजा सुहेलदेव राजभर, अगर अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हो, अपने राज्य को बचाना चाहते हो और सही से रहना चाहते हो, तो जो विदेशी आक्रांता तुम्हारे सीमा पर हथियार लेकर के खड़ा है, 2.5 लाख की सेना लेके खड़ा है, उसके सामने शरणम गच्छामी हो जाओ, उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो और जो कह रहा है उसको स्वीकार करो। राजा सुहेलदेव राजभर बहुत चिंतित और विचलित हो जाते हैं। उसके बाद राजा सुहेलदेव राजभर 10वें दिन अपने छोटे छोटे कबीले टाइप के जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, जो 500, 1000, 2000 की सेना लेकर के विचरण किया करते थे, उसका जो नेतृत्व करते थे, उन लोगों को आमंत्रित करते हैं, उन लोगों को संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भेजते हैं कि देश खतरे में हो गया है। अगर ये अंतिम किला बहराइच और श्रावस्ती राधा नेपाल लेकर के जो राजा सुहेलदेव राजभर शासन किया करते थे, राजा सुहेलदेव राजभर उन लोगों को बताते हैं कि अगर ये किला फतेह हो गया, अगर इस किले को विदेशी आक्रांता ने कब्जा कर लिया तो भारत देश को कोई नहीं बचा सकता है। इस बात को सुनकर के जो कबीले टाइप के हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, वो तुरंत राजा सुहेलदेव राजभर के दरबार में पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं, अरे राजा सुहेलदेव राजभर, तुम्हारे ज्ञान पर कोई संदेह नहीं है, तुमको तो सब भेदी बाण का ज्ञान है, चलो हम लोग तुम्हारा साथ देते हैं और ऐसे विदेशी आक्रांता जो 2.5 लाख की सेना लेकर के सीमाओं पर खड़ा है, उसको गाजर और मूली की तरफ काट करके इस देश की रक्षा करने की आवश्यकता है। और राजा सुहेलदेव राजभर को वो लोग उत्साहित करते हैं। राजा सुहेलदेव राजभर कहते हैं अपने उन छोटे छोटे राजाओं से कि आप सैनिक की भूमिका में रहिएगा, इस युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा, मेरे इशारे पर आप युद्ध करेंगे। सामने खड़ा होगा 2.5 लाख की सेना और राजा सुहेलदेव राजभर के पास 12,500 की सेना हुआ करती थी और 12,500 की सेना लेकर के राजा सुहेलदेव राजभर नानपारा के मैदान में 12वें दिन पहुंच जाते हैं और पहुंच करके विदेशी आक्रांता को चैलेंज करते हैं, अरे गद्दार, तुमसे पूरा देश के राजा हार सकते हैं, लेकिन एक भारतीय नागवंशी राजभर का बेटा है, तुमसे एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं। अगर तो हाथ करने की हैसियत है तुम्हारे अंदर तो लेके आ जाओ नानपारा के मैदान में 2.5 लाख की सेना। और अपने सेना से राजा सुहेलदेव राजभर कहते हैं, क्योंकि राजा सुहेलदेव राजभर रावण के बाद सबसे बड़ा पुजारी अगर महादेव का इस धरती पर कोई था तो उसका नाम भारतीय नागवंशी राजभर चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर हुआ करते थे। रावण के बाद सबसे बड़ा कोई पुजारी था। साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर नानपारा के मैदान इतिहास उजागर हो जाएगा। उस दिन भारतीय जनता पार्टी रही, पूरे विश्व के लोग राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाएंगे, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। अभी हमारे पुनीत भाई ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर जी ने वो काम करके दिखा दिया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय झूठ पार्टी, जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी के लोगों को बाध्य करना पड़ा। उनको हम लोगों की मेहनत और संघर्ष ने ऐसा बाध्य कर दिया कि स्वामी विवेकानंद साहब की बातें याद आने लगी। स्वामी विवेकानंद साहब कहा करते थे युवाओं को संबोधित करते हुए कि अपने शक्ति और संगठन को इतना मजबूत कर दो कि तुम्हारे सामने खड़ी हुई विशालकाय शक्ति भी घुटना टेक दे। और साथ यही काम आप जैसे लोगों ने पीला झंडा
पार्टी ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को घुटना टेकवा दिया कि तुमको भी राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाना पड़ेगा, बिना मनाए तुम जान नहीं सकते। और साथियों, आज उदाहरण आपके बीच में है। राजा सुहेलदेव राजभर जब नानपारा के मैदान में राम और रावण की लड़ाई साथियों 8 दिन तक होता है। आज साथियों उसका इतिहास इतिहासकारों ने बताने का प्रयास किया कि राम और रावण का युद्ध हुआ था। इस देश में कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, कौरव और पांडवों के युद्ध में इस सृष्टि पर सबसे बड़ा युद्ध कहा गया था, इसीलिए उसका नाम महाभारत रखा गया। और वहां पर साथियों 18 दिन तक युद्ध हुआ, उसका इतिहास लिख दिया गया। लेकिन इस देश में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास युद्ध 22.5 दिन तक हुआ था। और 22.5 दिन तक युद्ध करने वाले व्यक्ति का कोई इतिहास नहीं। जिस व्यक्ति से पूरे देश के राजा परास्त हो गए थे, ऐसे व्यक्ति को नानपारा के मैदान से दौड़ा के पीटने का काम और दौड़ा करके बीचों बीच चीरने का काम कुटला नदी किनारे किसी ने किया तो परम चक्रवर्ती सम्राट भर सिंह राजभर समाज के राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था। उसका इतिहासकारों ने इतिहास ही नहीं लिखा। साथियों, ये इतिहासकार उस समय के मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इतिहासकार, पूर्व के इतिहासकार उस समय के चाटुकार हुआ करते थे, इसलिए ऐसे समाज का इतिहास नहीं लिखा। क्योंकि यह समाज राजा सुहेलदेव राजभर को 1077 में मृत्यु होने के बाद इस देश में साथियों 157 साल तक ये फारसी और नागवंशी राजभरों का शासन पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक साथियों था। पूरे देश में साम्राज्य फैला हुआ था, हर तरफ साम्राज्य दिख रहा था। और उसी के बाद साथियों इस भारत का नाम किसके नाम से रखा गया? आपको आज लोग कहते हैं कि भरवा भरवा है, लोग घूम करके बड़े लोग कहते हैं कि भरवन का मीटिंग होता। अरे भर कहने वाले लोगों, अपने गिरेबान में छा करके देखो, इसी भारत साम्राज्य के नाम से भारत का नाम रखा गया। इसका इतिहास पढ़ने का प्रयास करो, इसका इतिहास पढ़ो, ये भरवंश का इतिहास पढ़ो, ये शिवनागवंशी का इतिहास पढ़ो, ये भारती का इतिहास पढ़ो। साथियों, भरों के नाम से ही भारत का नाम था। इतना गौरवमय इतिहास, ये गद्दार चाटुकार इतिहासकार आपका नाम उसमें दर्ज करने का प्रयास नहीं किए। धन्य है आप जैसे लोग, धन्य है आप जैसे ठंडे को संभालने वाले लोग, और धन्य है ऐसे हमारे गायक साथी, और धन्य है हमारी महिलाएं और नौजवान और बड़े बुजुर्ग कि आप लोगों के अथक प्रयास 18 साल की मेहनत के बाद आज आप लोगों ने बाध्य कर दिया कि सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के लोग राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने के लिए बाध्य हो गए। इतना बड़ा इतिहास साथी, 157 साल तक कोई विदेशी आक्रांता इस भारत के इतिहास में, चाहे जिसका इतिहास रहा हो, चाहे किसी पराक्रमी का इतिहास रहा हो, 157 साल 1077 के बाद 157 साल तक इस भारत में किसी भी युद्ध का अवशेष ही नहीं मिलता है। इसी काल को कहा जाता था कि भारतीय नागवंशियों का काल था। और अंग्रेज इतिहासकारों ने बताने का प्रयास किया कि धरती पर एक बहुत पराक्रमी जाति निवास करती है जिसका नाम है भर, जिसके नाम से भारत का नाम है, और जिसको आज कहते हैं राजभर, जिसको आज कहते हैं राजभर। साथियों, आपके साथ बहुत घटनाएं घटित हुई थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैंने पहले ही कहा कि राजा सुहेलदेव राजभर और ओम प्रकाश राजभर में क्या अंतर है। उस समय जब इस देश में विदेशी आक्रांता प्रवेश किया, जिस व्यक्ति से पूरे देश के राजा परास्त हो गए थे, उस व्यक्ति से युद्ध करने के लिए राजा सुहेलदेव राजभर ने अपने जैसे इर्द गिर्द के राजाओं को आमंत्रित किया। उनका साथ राजा सुहेलदेव राजभर जी का साथ किसी ने नहीं दिया। राजा सुहेलदेव राजभर अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए राजा सुहेलदेव राजभर जी ने छोटे छोटे राजाओं को इकट्ठा किया, जिनकी संख्या 21 हो गई थी। राजा सुहेलदेव राजभर 21 राजाओं को लेकर के विदेशी आक्रांता, जिसके दिमाग में बैठा हुआ था कि हम पूरा विश्व कब्जा कर लेंगे, इस बात को कार्यकर्ता भाई कोड करिएगा, क्योंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी पर सटीक बैठता है। इसलिए क्योंकि मैं पहले ही कहा कि इतिहास को दोहराता है और समय समय को दोहराता है। तो इस बात को मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि उस समय राजा सुहेलदेव राजभर छोटे छोटे राजाओं को, 21 राजाओं को मिला करके इस देश में प्रवेश के विदेशी आक्रांता के साथ साथ
2.5 लाख गद्दारों को गाजर मूली की तरह काट करके इस धरती के बोझ को हल्का करने का प्रयास किया था राजा सुहेलदेव राजभर जी ने। उसी प्रकार से जब इस देश में विदेशी आक्रांता